कल खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने को लेकर तैयारियां पूरी। शुभ मुहूर्त से प्रातः 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। नेपाल और उत्तराखंड के मध्य कृषि सहयोग को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री का मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत, कहा रोटी बेटी का है भारत और नेपाल का रिश्ता। नैनीताल में नाबालिग से लड़की हुए दुष्कर्म के लेकर डीजीपी का बयान, आरोपी को मिलेगी कड़ी सजा, कहा उत्तराखंड पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। विगत दिनों नैनीताल में हुई घटना को लेकर गोष्ठी का आयोजन, आईजी रिथिम अग्रवाल ने किया गोष्ठी का आयोजन। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को एक्टिव करने के दिए निर्देश। और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून की ओर निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। श्री गुरुराम में पब्लिक स्कूल रुड़की में शिविर का आयोजन। 1500 से अधिक मरीजों ने उठाया शिविर का लाभ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी ने संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा चारधाम यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। तो आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि चारधाम यात्रा जिस प्रकार से आपके मार्गदर्शन में लगातार एक अच्छी ऊंचाइयां छू रही है और व्यवस्थाओं की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो चारधाम यात्रा में जिस प्रकार आप लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बार की यात्रा बहुत भव्य होगी, बहुत दिव्य होगी। मैं सबसे पहले मेरे पूरे देश भर से आए तमाम तीर्थयात्रियों का, इस ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं जिस मनोकामना के साथ आप आए हैं उन्हीं मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करे, मां गंगे पूरी करे, मां यमुनोत्री पूरी करे, बाबा केदार और हमारे बद्री भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत से कार्यक्रमों में जाना है। यहां के बाद हरिद्वार के बाद देहरादून और अनेकों कार्यक्रम आपके हैं। मैं वो 2-4 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि मैंने इसलिए मंच पे जितने बहुत विशिष्ट बैठे हुए, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं समय अभाव के कारण, मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए, सबका जानता हूं। 4 बार का विधायक होने के नाते सभी का नाम ले सकता हूं, लेकिन सिर्फ इतना इस मुझे समय बचाना है। और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमारा सबका जिनका हमारे ऊपर जिनका आशीर्वाद है और चारधाम यात्रा और सच कहूं तो बाबा केदार पे जिनका अनन्य प्रेम है और दूसरे शब्द में कहूं यदि माननीय मोदी जी के ऊपर भगवान केदार की कृपा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो पूरे देश में देवभूमि के रूप में हमारी मान्यता है, उस कड़ी में आज यात्रा की शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से यात्रा भव्य भी हो, यात्रा व्यवस्थित भी हो, यात्रा अनुशासित भी हो। और मैं वन मंत्री हूं तो एक निवेदन मैंने भी कोई यात्रियों से, आप देख रहे हैं कि गर्मी प्रचंड बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए तैयार हो रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पर्यावरण के संतुलन बनाने के लिए पूरा देश एक पेड़ मां के नाम। तो मेरा यात्रियों से अनुरोध है कि जो यात्री उत्तराखंड में आ रहा है अपनी मां के नाम से एक पेड़ रोककर अपनी इस यात्रा को अमृत देने का काम करेगा और इस यात्रा के माध्यम से जहां भगवान के दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेगा वहां इस प्रकृति को भी अपना सहयोग देकर के इस यात्रा का सहभागी बनेगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना 2-3 चीजें मुख्यमंत्री से कहूंगा। ऋषिकेश यात्रा का एक बहुत बड़ा अड्डा पौराणिक समय में चला और संयुक्त निदेशक के सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने प्रयासों से लगातार वर्षों से इस यात्रा को संचालित करने का काम किया। 2002 से 1 वर्ष के अलावा लगातार मुझे भी इस यात्रा में आने का अवसर मिला और वर्ष दर वर्ष लगातार यात्रा का व्यवस्थित कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो संभावना ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बहुत बढ़िया है।
ट्रांसपोर्ट नगर के साथ है। इस यात्रा को अगर संयुक्त रोटेशन को थोड़ा अगर सरकार का संरक्षण मिल जाए तो ये यात्रा और भव्यता के साथ आगे बढ़ सकती है। भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, अगर सही सीक्वेंस तो बोलो तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों को दर्शन करके जो अपेक्षा कुछ लोग मोक्ष के लिए आते हैं, आपका रोपवे स्वीकृत कर दिया है और पूरे देशवासियों की तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लोगों की आस्था श्रद्धा के स्थान है हमारे, और उनकी यात्रा भी बहुत आसान हो जाएगी। जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, और वो यात्रा जो कई दिनों की और घंटों की होती है, कई घंटों की पूरे दिन भर की यात्रा होती है, 2-2 दिन की यात्रा होती है, 3-3 दिन की यात्रा होती है, वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा भाइयों बहनों कि प्रत्येक श्रद्धालु जो इस यात्रा को पूरा करके अपने घर लौटे, चारधाम यात्रा को, तो देवभूमि उत्तराखंड में जो समय उसने बिताया है वो अपने हृदय में स्वर्णिम स्मृतियां सजोकर वापस जाए। एक अच्छा अनुभव देवभूमि का और देवभूमि के लोगों का अपने साथ लेकर जाए। मैं संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो इतनी विशाल संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं का, जैसा अभी बता रहे थे आप, हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है, उसके बावजूद भी सच में मैं तो ये कहूंगा कि किसी प्रकार की सहायता नहीं देते तो सच्चे अर्थों में आप भी चारधाम यात्रियों के भांति पुण्य के भागी बनेंगे। आपकी पूरी टीम, आपको जरूर इस चारधाम यात्रा का जो पुण्य है वो प्राप्त होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले श्रद्धालुओं को सकुशल यात्रा कराने में आपका बहुत विशेष सहयोग है, पूरी टीम का। मुझे बताया गया कि समिति के अंतर्गत प्रदेश की 9 परिवहन संस्थाएं आती हैं जो श्रद्धालुओं को यात्रा संपन्न कराने में अपना हर स्तर से सहयोग प्रदान करती है। मुझे जानकर अत्यंत गर्व और आश्चर्य है कि ये परिवहन संस्थाएं लगभग 72 वर्षों से इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। जब बहुत कठिन स्थितियां थी, बड़े चुनौतीपूर्ण ये यात्रा होती थी, मैंने पहले कहा कि इतना सारा काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने के बाद भी अब भी ये यात्रा कठिन है, तो 72 वर्ष पूर्व जब ये समिति ने काम करना प्रारंभ किया होगा तो उस समय पर्वतीय मार्गों का निर्माण और विस्तार तक नहीं हुआ था। तब से लोग चारधाम यात्रा में अपना योगदान देते आ रहे हैं। ये सभी संस्थाएं सभी वाहन धारकों को समान अवसर देते हुए यात्रा के ट्रैफिक नियंत्रण में भी अपना अहम योगदान देती हैं। और मैंने इस बार हमारे सभी अधिकारियों से जो चारधाम यात्रा में मुख्य रूप से जिनका दायित्व है, जिनकी जिम्मेदारी है कि लगातार हमारे जितने हितधारक हैं जो भी यात्रा को संपन्न कराने में अपना योगदान देते हैं, यात्रा को चलाने में योगदान देते हैं, उन सभी से लगातार संवाद स्थापित किया जाए, लगातार उनसे बातें की जाए। मैं इस अवसर पर इन सभी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आपको बताते चले कि जहां बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और 4 मई को विश्व प्रसिद्ध अस्थिर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और रात सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट और ऐसे में कपाट खुलने को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 4 मई सुबह 4 बजे मंदिर समिति अधिकारी कर्मचारी मंदिर परिक्रमा में भी उपस्थित होंगे। 4:30 बजे श्री कुबेर जी दक्षिण द्वार से मंदिर परिक्रमा में प्रवेश करेंगे और प्रातः 5 बजे मंदिर परिक्रमा में पहुंचेंगे विशिष्ट अतिथिगण और ब्रावल हकूकधारी डिमरे पंचायत प्रतिनिधि। सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजा शुरू होगा। तो यानी कल बद्रीनाथ धाम के द्वार खुलेंगे।
और आगे बढ़ेंगे। नेपाल और उत्तराखंड के मध्य कृषि सहयोग को लेकर देहरादून में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। देहरादून में आयोजित हुई उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि परिचर्चा में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग की संभावनाएं तलाशना और कार्य योजना बनाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में कृषि विभाग द्वारा उत्तराखंड की कृषि, उद्यानिकी और सगंध पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से और लघु फिल्म के माध्यम से जानकारी दी गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ता रोटी बेटी का है। उन्होंने बाबा केदार और बाबा पशुपतिनाथ की बात करते हुए दोनों राष्ट्रों के बीच धार्मिक महत्ता को भी प्रकट किया। राज्य के तराई और भावर क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपयुक्त है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यानिकी और सगंध पौधों का भी भारी संभावना है। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा, उनके नेतृत्व में राज्य में कृषि क्षेत्र का सतत विकास हो रहा है। उत्तराखंड में क्लस्टर खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और सेब की अति सघन बागवानी योजना सहित जैविक व एरोमेटिक कृषि पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री ने नेपाल से आए प्रतिनिधि मंडल से अपील की है कि उत्तराखंड और नेपाल मिलकर कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करें, उसी के साथ साथ जिससे कि दोनों पक्षों को रोजगार और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर मिले। उन्होंने विश्वास जताया है कि ये बैठक दोनों क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक सहयोग की आधारशिला सिद्ध होगी और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उत्तराखंड पहुंचे नेपाल राष्ट्र के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने भारत और नेपाल के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों देशों की जीवन शैली, खान पान, पहनावा और धार्मिक आस्थाएं एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। दोनों देशों के बीच यह मित्रता केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं बल्कि जन जन के दिलों में जुड़ी हुई है। पड़ोसी मित्र राष्ट्र भारत ने बीते वर्षों में जिस तीव्रता से विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है वह अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेतों के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं वे अत्यंत सराहनीय है। ये प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर है बल्कि किसानों की आय को भी बढ़ावा देते हैं। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह जी के नेतृत्व में वहां के कृषि मंत्री और वहां के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल यहां पर आया है, जिसमें किस प्रकार से हम अपनी कृषि, हॉर्टिकल्चर और उमा की योजनाओं का आदान प्रदान करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, इन सभी विषयों पर यहां पर चर्चा हुई है। क्योंकि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, फरोमा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। हमारे प्रदेश की 3 जिलों की सीमाएं उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ इस नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत से लगी हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति और जलवायु एक तरह की है, तो कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है चर्चा के बाद हम एक दूसरे की सूचनाओं का, योजनाओं का आदान प्रदान करके जहां स्वयं को मजबूत करेंगे, हम नेपाल को मजबूत करेंगे, क्योंकि भारत को मजबूत करने में नेपाल को मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नेपाल का अधिकतर जो निर्यात होता है, जो उनको सामान आयात होता है, सब भारत से होता है। इसलिए भी इसका होना बहुत जरूरी है और इस दिशा में हम काम करेंगे, ये मैं कह रहा हूं। और आईजी रिधिम अग्रवाल ने विगत दिनों नैनीताल में हुई घटना के संबंध में गोष्ठी का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नैनीताल में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जनपदों के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को और अधिक एक्टिव करने के भी निर्देश दिए। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक और झूठी खबरों को प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। आईजी रिधिम अग्रवाल ने बताया कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए 15 दिन का सघन अभियान चलाया जाएगा, जिससे अवैध रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे व्यक्तियों के सत्यापन प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से रहता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुमायूं में कई विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। पर्यटक बेखौफ होकर यहां घूम सकते हैं। उनको किसी भी
प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इसके लिए सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार कराया जाएगा। कुमायूं पुलिस यात्रियों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। यही कहना चाहूंगी कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है और हम टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। आप लोग नैनीताल में आए, कैंची धाम में आए, हमारे अन्य पर्यटक स्थलों पर आए। यहां पर उत्तराखंड पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए तत्पर है। साथ ही साथ आपके चैनल्स के माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ऐसे वीडियोस, बहुत ऐसे इनपुट्स देख रहे हैं जिस पर बिना सोचे समझे हम विश्वास कर लेते हैं। तो आप प्लीज इन वीडियोस पर विश्वास करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी तरफ से जो बयान जारी हो रहे हैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले, वीडियोस डालने वाले जिनसे कि लोगों में पैनिक स्प्रेड हो, रूमर्स आगे फैले, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हमने सभी जनपदों के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स को दिए हैं। मैं एक बार फिर से वार्न करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर जो भी डाला जाए उस कंटेंट पर किसी भी प्रकार से पैनिक या रूमर स्प्रेड होते हैं तो संबंधित सोशल मीडिया हैंडलर्स के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा की जाएगी। और वही श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून की ओर से श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल रुड़की में कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 1500 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में भी श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चिकित्सकीय परामर्श दिए। शिविर में रुड़की के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से रोगियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप बत्रा और विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष अनिता अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो वहीं मुख्य अतिथि प्रदीप बत्रा ने कहा कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून ने रुड़की क्षेत्र में कैंप आयोजित कर क्षेत्रवासियों को कैंसर जागरूकता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और आमजन के लिए कैंप लगाया। इसके लिए उन्होंने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन महंत श्री देवेंद्र दास जी महाराज का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से आग्रह किया कि भविष्य में भी रुड़की में इस प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर समय समय पर आयोजित किए जाए। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने कहा कि कैंसर के प्रति समाज के हर वर्ग में जागरूकता बेहद जरूरी है। कैंसर से डरना नहीं, लड़ना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय रहते कैंसर का उपचार शुरू करने से बीमारी को बढ़ने से काफी हद तक रोका जा सकता है, इसलिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कई उदाहरणों को रेखांकित कर कैंसर के उपचार और रोकथाम की जानकारी को साझा किया। उन्होंने देश के कई राज्यों सहित उत्तराखंड को रेखांकित करते हुए कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या पर भी गहरी चिंता जाहिर की। कैंसर जागरूकता ही कैंसर से सबसे पहला बचाव है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से रोगियों को ईसीजी जांच, ब्लड शुगर जांच और ब्लड प्रेशर जांच निःशुल्क की गई। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से रोगियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए दो ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये कॉलेज दोनों चीज अगर साथ दे रहा है, शिक्षा के साथ साथ वो बच्चों के स्वास्थ्य का भी परीक्षण कराया जा रहा है, ये बहुत ही प्रशंसा के पात्र है। कॉलेज का मैनेजमेंट, कॉलेज का जो स्टाफ है प्रशंसा का पात्र है। दूसरा ये कि जो मैन साहब ये मतलब इतना कॉलेज के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं, ये मैं उनमें अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूँ महंत देवेंद्र दास जी को, गुरु राम राय प्रबंध समिति को और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं कि वो इतने नोबल कॉज के लिए गांव दर गांव जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर स्वामी जी प्रशंसा के पात्र हैं कि चिकित्सा और शिक्षा में इससे बड़ा दान मैं नहीं मानता। मानवीय सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और मैं प्रभु से कामना करता हूं कि महंत देवेंद्र दास जी को इतनी शक्ति प्रदान करें।
और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। सीएम धामी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, जहां पर सीएम धामी कार्यक्रम को उपस्थित आगंतुक अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हमने आजादी के बाद सबसे पहले भारतवर्ष में सबसे पहले शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने इसको प्रारंभ कर दिया है। और यदि मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग, भेद आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का भी एक संवैधानिक उपाय है। और यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकार समान हुए, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की भी एक युग की शुरुआत हुई है। जैसा अभी मनु गौड़ जी ने बताया कि ये हमारे देश की जो 50% आबादी है, मातृशक्ति हमारी बहनें, हमारी माताएं, उसके लिए ये संपूर्ण कानून है। यानी कि 50% आबादी का 100% का कानून यूसीसी कानून है। क्योंकि अब यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं, उनको बहुत सारी कुरीतियां, इसमें हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, इन सब से मुक्ति मिल गई है। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का शिकार भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से जो तमाम मामले जो हल नहीं हो पा रहे थे, जिन पर न्याय नहीं मिल रहा था, उनमें न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी होगी, जिससे अनावश्यक मुकदमे उनमें भी कमी आएगी और न्यायपालिका पर भी इसका बोझ कम होगा। भाइयों बहनों, आज के समय में कुछ बड़े शहरों में लिव इन का कल्चर बढ़ता जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से और वैचारिक रूप से इसे ठीक नहीं मानता हूं। यह हमारी संस्कृति में नहीं रहा है, परंतु ये आज के समय का सच है। और अभी तक लिव इन के संबंध में कोई कानून भी नहीं था, जिस कारण लिव इन के दौरान विशेषकर लड़कियों पर अत्याचार के अनेक मामले सामने आ रहे थे। और वहीं नैनीताल में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अब डीजीपी दीपम सेठ का बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए किए गए आवश्यक प्रबंध, समयबद्ध तरीके से की जाएगी मामले की पूरी जांच, आरोपी को मिलेगी कड़ी सजा। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर डीजीपी सख्त है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। नैनीताल में पूरी तरह से नियंत्रण कानून व्यवस्था है। डीजीपी ने कहा, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीजीपी दीपम सेठ की यात्रियों से अपील है, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 30 अप्रैल को नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की गई। नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़िता की देखभाल तथा उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विवेचना समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए और माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को कठोरतम सजा दिलाई जाए। माइनर बच्ची के साथ हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की प्रतिक्रिया में कुछ तोड़फोड़ और मारपीट की घटना भी हुई। पुलिस द्वारा इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है, नियंत्रण में है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा,
या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, मैं नैनीताल आने वाले सभी पर्यटकों से अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जो भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं या अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देवभूमि होने के साथ ही ये एक पर्यटन प्रदेश भी है और जैसा कि आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा हमारे राज्य में प्रारंभ हो चुकी है। नैनीताल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।